अस्सलामुअलैकुम। कैप 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है जी। कल हमने थोड़ी बहुत गपशप लगाई थी। बेसिकली तो सिलेबस को देखा था और फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमें जो फेस करने पड़ते हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो ये मोटी मोटी कुछ बातें हमने की थी। उसके बाद फिर हमने बगैर इंतज़ार किए पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। क्यों आपको आखिरी पेपर से अगले ही दिन बुलाएगा? खैर, आप लोगों को तो इतना मसला नहीं हुआ, आप तो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं। ग्रुप बी वाला अगर कोई बच्चा जैसे ऑडिट वगैरह जिसने छोड़ा हुआ होगा तो वो R2 देकर अगले दिन आ गया होगा, तो थोड़ा सा तकलीफ हुई बच्चों को, लेकिन उस तकलीफ में भी राहत छुपी हुई है, क्योंकि आपने नोट किया हो शायद, एक तो सिलेबस हमारी जो है वो अटेम्प्ट बदल चुकी है। अब अगस्त और फरवरी में पर्चे हुआ करेंगे, पहले सितंबर और मार्च में होते थे। ICAP ने थोड़ी सी मेहरबानी रिक्वेस्ट कर करके ये कर दी थी कि 15 दिन मतलब 2 वीक्स पीछे ले आए, यानी कि अगस्त पे स्टार्ट की बजाय पहली दफ़ा उन्होंने अगस्त का मिड रखा है। ये फिर स्टार्ट में आ जाएगा अगली दफ़ा जाके, लेकिन 15 दिन बहरहाल इधर से शॉर्ट थे। और फिर ये 2 ईदैन और आशूरा की छुट्टियां इसी सेशन के अंदर आती हैं, तो तकरीबन 10-12 दिन, तो ये तकरीबन को महीने का लैग था। तो इसको कवर करने के लिए क्लासेस को इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ा, फिर ऊपर से जंग लग गई। चलें खैर, तो हमने बात की थी 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को आपने पढ़ रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़: ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर हमारा जो मेन फोकस हुआ करता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। और इसके अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो सबसे बुनियादी चीज़ मैंने यहाँ बताई थी। हम बेसिकली इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। इसी की बेस के ऊपर फिर सेल प्राइस डिटरमिन हो रही होती है, और यही प्रोडक्ट कॉस्ट ही आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी होती है। ठीक है, सही है। तो बहरहाल 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन: ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनी बनाई चीज़ खरीदेगी बेच देगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज रेंडर करती हैं कस्टमर को अगेंस्ट फी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को खरीदेंगी, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी अपने पास और फिर उनको फिनिश गुड्स को सेल कर रही होंगी। ठीक है जी। फिर मैंने आपको एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। बेटा थोड़ा सा इधर हो जाते हो आप, थोड़ा सा जरा ऐसे बच्चे को देखते देखते कैमरा भी देखा जाता है ना फिर। ठीक है, बच्चे कम है ना, असल में कम बच्चे अभी, बस अल्लाह करे जंग रुक जाए बस, हैं जल्दी जल्दी बच्चे आ जाए। ये थोड़ी लंबी होगी तो क्या क्लासें ऐसे ही करते रहेंगे ये हुकूमत वाले? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो पैदल चलना शुरू कर दें बच्चे, 5-7 किलोमीटर तक वाला बच्चा पैदल चले, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बचत की बचत, सेहत की सेहत, है जी। तो जो बच्चे पैदल चल के आ सकते हैं आए क्लास में। आज भी 5-7 बच्चे आ गए, चले काफ़ी है मेरे लिए तो, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है घर पे पढ़ना, मुझे पता है इस बात का। एक होता है ऑनलाइन बच्चा, उसको पता है मैंने ऑनलाइन पढ़ना है, उसकी अपने निज़ामुल औकात उस हिसाब से सेट होते हैं। लेकिन जो फिजिकल वाले बच्चे को पढ़ना पड़ता है ना ऑनलाइन, वो मारा जाता है। अच्छा करता हूँ अभी, अफ्तारी के बाद कर लेता हूँ लेक्चर। अच्छा अफ्तारी के बाद, चलो तरावी के बाद करता हूँ। तरावी के बाद थक गया हूँ, सुबह सहरी करके ना इंशाल्लाह नमाज पढ़ के लेक्चर, सहरी करके नींद बढ़िया आ रही है, तो ये करते करते ईद आ जानी है, पर आपके लेक्चर्स में नहीं आना है जी। ईद आ गई पर अच्छा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है जी? प्रोडक्ट कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आर दोज कॉस्ट्स दैट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री। तो मैंने इसलिए फैक्ट्री बनाई थी कि फैक्ट्री की 4 दीवारी के अंदर जो कॉस्ट इनकर हो रही हैं वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटीरियल वो मटीरियल, यहाँ पे गिरने भी लगा था समझाते हुए कल, किस किसने देखा था? हाँ, याद रहेगा आप लोगों को इंशाल्लाह लेक्चर। डायरेक्ट लेबर नहीं भूलनी फिर, ठीक है, डायरेक्ट मटीरियल नहीं भूलना। ओके, डायरेक्ट मटीरियल किसे कहते हैं जी? वो मटीरियल जो सिग्निफिकेंट पार्ट हो प्रोडक्ट की कॉस्ट का, जिससे प्रोडक्ट बनी हुई नजर आ रही हो। ठीक है, और दूसरा हम डायरेक्टली बता सकते हो कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर ये कितना मटीरियल लगा हुआ है। मैंने मिसाल दी थी इस बेंच की, नजर आ रहा है कि लकड़ी कितनी लगी हुई है, आप उसको एक मेजरिंग टेप के साथ नाप सकते हैं। ठीक है, इतने स्क्वायर फीट इसके ऊपर लकड़ी लगती है, इतने स्क्वायर फीट इसके ऊपर लोहा लगता है, इतना इसके ऊपर मीटर कपड़ा लगा हुआ है, इतना इसके ऊपर फोम लगा हुआ है। तो डायरेक्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसको डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट कर सके इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, मतलब आप डायरेक्टली बता सके कि एक यूनिट पर कितना लगा हुआ है। दूसरी चीज, उस वो भी एक निशानी है कि वो असल में प्रोडक्ट को की शक्ल उसी से बन रही होती है। और तीसरी जो मेन बात, यानी कि 2 मेन बातें, पहली बात
कि आप उसको बता सके एक यूनिट पर कितना लगा हुआ है। दूसरी वैसे ही है बात, तीसरी बात जो थी वो मेन थी, तो दो बातें ऐसे ही याद रख लें, बता सके कि कितना एक यूनिट पर लगा हुआ है, और दूसरा वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। यानी या तो आप बता नहीं सक रहे कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, या बता तो सकते हैं लेकिन बहुत नॉमिनल कॉस्ट है उसकी, तो आप कहते हैं क्या इसको अलग से हमने बताना कि एक बेंच पर इतनी ग्लू लगी या एक बेंच पे इतने रेगमार लगे, ठीक है, बस मटेरियल है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा ही बनाना है ना, तो उसको एफओएच पे डाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बना दो। ये अच्छे तरीके से आज समझ आएगा, क्योंकि मैं आज आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कराऊंगा, जो इंट्रो में आपने किया था, यहाँ पे भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, पिछली बार आई के अपने ऐड किया था, ठीक है, और इस दफा आई के आपने पूछा भी नहीं, तो हो सकता है फिर अब आपकी बारी आ जाए, इस बार पूछ भी ले, ठीक है, कुर्सी नहीं चेंज करनी जगह। अच्छा जी, तो डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सके इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट, और जो सिग्निफिकेंट हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, तो उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और जो इसके अलावा होगा वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो डायरेक्टली बता सके कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट पे कितनी लगी है, और उसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट भी हो, इनसिग्निफिकेंट ना हो, तो वो क्या है, डायरेक्ट लेबर। और अगर उसके अलावा कोई लेबर है पर फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर की लेबर है, फैक्ट्री से रिलेटेड लेबर है, तो वो क्या है, एफओएच, ठीक है। ये तो हो गए मटेरियल और लेबर। इसके अलावा बाकी फैक्ट्री की चार दीवारी का कोई भी खर्चा है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, या फैक्ट्री का रेंट है, या फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है, या फैक्ट्री के अंदर बिजली इस्तेमाल हो रही है, फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर कोई भी और खर्चा है, वो फैक्ट्री की चार दीवारी का है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो वो एफओएच, ठीक है। तो ये क्या है जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो नाम से ही जाहिर है, वो प्रोडक्ट का हिस्सा है। प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रोडक्ट में पड़ी है, कहां पड़ी है, प्रोडक्ट में पड़ी है। जब आपने उसको प्रोड्यूस किया, जैसे आपने खरीदा था, आपने खरीदना सीखा हुआ है, एंट्री की हुई है, इन्वेंट्री डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट करते थे ना, तो इन्वेंट्री एक एसेट बन गया। अभी आप अगर बनाएंगे तो इसकी एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, वो इंशाल्लाह प्रोसेस अकाउंट के अंदर एंट्री जाके हम करेंगे, हमारा टॉपिक आएगा प्रोसेस अकाउंट, उसमें हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल चीज खरीद के लाएं या बनाकर अपने पास लाएं, आपके गोदाम के अंदर एक फिनिश गुड्स आ तो गई ना, वो आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। तो अगर खरीद कर लाए हैं, अभी बात करते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होता है, आपको पता है, परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे। और अगर खुद बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट का ऐसा क्या होगा, मटीरियल, लेबर और एफओएच, प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर खरीदेंगे बनी बनाई चीज तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट किसके ऊपर मुश्तमिल होगी, जितने का खरीदा, परचेज प्राइस, डिस्काउंट लेस कर दें, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर दें, ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दें, लटरम ऐड कर दें, पटरम, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो वो क्या बन गई, इन्वेंट्री की कॉस्ट। ये आपने खरीदी, तो प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रेडिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, उसकी परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, बस। अब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट में पड़ी हुई है, ये प्रोडक्ट के साथ चलेगी। क्या मतलब, अगर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड बिक गई, सेल हो गई, तो ये कहां पर पड़ी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी। और अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिकी है, अनबिक्ड है, अनसोल्ड है, यानी इन्वेंट्री है, तो वो इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ सेल में से आप बचपन में माइनस करके उसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में रख लेते होते थे कि जी ये स्टॉक है, ये एसेट है, ये भी एक्सपेंस आउट नहीं होना, ठीक है, ओके। पहले मैं आपको उठाने लगा था कि इधर आ जाओ, फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैंने बोर्ड की उस तरफ भी तो जाना है भाई, ये बोर्ड की टॉप नहीं नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ अगर आप लेके जाएंगे ना, ऊपर उन्होंने अभी ब्लैक रिबन भी नहीं लगाया हुआ, तो ऊपर पता नहीं आप छत क्यों दिखा रहे हैं, मुझे नहीं जरूरत छत दिखाने की, जितना जूम हो सके इनको जूम करके दिखाएं मैक्सिमम। मैं इतना आ रहा हूं, इतना तो काफी है ना। अच्छा जी, प्रोडक्ट कॉस्ट की समझ आई, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी ये प्रोडक्ट का हिस्सा है। इसकी खसूसियत क्या है, ये एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव कर सकती है। कैसे, अगर तो जितनी चीजें बनी वो सारी बिक गई, तो सारी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, कुछ भी स्टॉक में नहीं है, तो बस सारी की सारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट थी वो इस पीरियड में चार्ज भी हो गई। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट बिकी नहीं है, अनसोल्ड है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में से आप निकाल के उसको बैलेंस शीट में एसेट बनाते हैं, और अगले पीरियड के स्टार्ट होते ही उसको ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल में डालते हैं। यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट की खसूसियत क्या है, वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव कर सकती है। पीरियड कॉस्ट जो दूसरी हमने पढ़नी है उसके अंदर ये खसूसियत नहीं, ठीक है। हमारा दिसंबर का बिल आ गया, बस आ गया। अब वो दिसंबर के अंदर आपने बिजली इस्तेमाल कर ली थी, आपने बिजनेस को रन कर, दुकान को रन करने के लिए वो बिजली आपकी इस्तेमाल हो गई है, बस ठीक है। आपके सेल शोरूम का रेंट है, आपकी डेप्रिसिएशन है, ये
पीरियड कॉस्ट होती हैं, ये जिस पीरियड में इनकर होती हैं उस पीरियड में पीएनएल के अंदर चार्ज हो जाती है। तो पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, फैक्ट्री की चार दीवारी से बाहर के खर्चे हैं, इसलिए दे आर मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। कि अगर आपने इसी पीरियड के अंदर सेल करने के लिए दुकान खोली तो उस पीरियड में जो सेल हुई है उसके अगेंस्ट उस पीरियड के सारे सेलिंग खर्चे पीएनएल के अंदर डाल देंगे, वो आगे नहीं जाते। ठीक है, तो पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दे आर मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपने बिजनेस रन किया इस महीने के अंदर, तो उस रन करने के लिए जितने खर्चे आपके हुए, सेल हुई है तो फिर सेल मैनेजर की उस पूरे साल की सैलरी इस साल के अंदर एक्सपेंस आउट कर दो। उस सेल कमीशन दिया है, सेल हुई है तो कमीशन दिया है, एक्सपेंस आउट कर दो। सेल शोरूम से रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे क्या बन गए, तो पीरियड कॉस्ट आर एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस कॉस्ट, एग्जांपल्स थी। ठीक है, अब मुझे बताओ आपका सवाल क्या था। ये फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, फैक्ट्री कॉस्ट में अभी वो फॉर्मेट बनाता हूं, आपको भी पता लग जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आज आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। टाइम अगर बच गया तो फिर फिक्स वेरिएबल की तरफ चले जाएंगे। वैसे तो टाइम बड़ा खुला है, लेकिन जरा शुरू है, इब्तदाए इश्क है और रोजे भी हैं और बच्चे भी कम हैं, इसलिए थोड़ा पुश मैं नहीं करता, वरना तो पता ही आपको आखिरी क्लास आपकी किस्मत है जी, आखिरी क्लास आपकी, कभी बढ़ाना पड़े टाइम तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये एफएआर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से इसका सिलेबस निस्बतन कम है, बट इसका पेपर निस्बतन टेक्निकल होता है। उसकी बड़ी वजह मैंने चैलेंजेस कल बताए ही नहीं थे आपको, एक चैलेंज बताना भूल गया था। वो चैलेंज क्या था कि तीसरा चैलेंज कहता है क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये भी एक चैलेंज है इसमें। आप अक्सर सुनते होंगे अपने उन सीनियर्स से जो फेल होते हैं, उनसे कुछ ना सुना करें, पास होने वाला सुना करें। ठीक है ना, याद रखिए मेरी बात। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये भी एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज को हम कैसे पकड़ में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स कोशिश करेंगे कि हम यूज करें। जैसे रिपोर्टिंग के अंदर तो फॉर्मेट्स है ना, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, यहां पे हम जबरदस्ती करके बना लेंगे। मतलब एक सवाल है, मैंने जनाब मिसाल के तौर पर डिसीजन मेकिंग के अंदर एक सवाल करना है, मेक और बाय डिसीजन करना है, तो हम एक फॉर्मेट पक्का रख लेंगे, उसमें इररिलेवेंट इनकम्स, इररिलेवेंट एक्सपेंसेस आने हैं। बाकी सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट्स, एडजस्टमेंट्स डिफरेंट होंगी, लेकिन मेन फॉर्मेट हमारे सामने होगा ना, तो हम 70-80% सवाल कर ही जाएंगे। सही, तो इस चैलेंज को भी हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के साथ जो है वो काबू करने की कोशिश करनी है। तो ये अभी इंशाल्लाह हम फॉर्मेट बनाएंगे। पहला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का देखेंगे आप। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट बहरहाल प्रोडक्ट की कॉस्ट को ही कहते हैं। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर जो फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्टमेंट होती है वर्क इन प्रोसेस की, सुना होगा आपने। सिर्फ अभी तक इतना ही सुना हुआ वही यूज कराऊंगा जितना आपने इंट्रो में यूज किया हुआ है। बाकी एक्चुअल में वर्क इन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अकाउंट के अंदर जाके अच्छे से सीखेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट होती है, उसके अंदर आप वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंचते हैं। अभी फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी फैक्ट्री में जो कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड इनकर हुई हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट है, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों को एक छोटी सी अर्ज की थी कि 1 2 3 पढ़ लेना है। 1 2 3 में कोई सवाल है तो पूछे। पढ़ा है? दो ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ना शुरू कर दो, मैं बता रहा हूं। पर्चा इधर पास करना है, बुक्स नहीं है तो नोट्स तो हैं, ऑनलाइन तो थे। अभी नोट्स भाई मंगवा दो इनको, भाई नोट्स मंगवा दो इनको, पढ़ना शुरू कर दो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या आप पढ़ लें या आप पढ़ लें। ठीक है ना, तीसरा कोई ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। वैसे मैं कहता होता हूँ या आप पढ़ना शुरू कर दोगे या छोड़ दोगे। मैं छोड़ने में कुंडी लगा लेता तो छोड़ने भी नहीं देता। पढ़ो और बस पास करो, घर वालों की कुर्बानियां सामने रखो। हॉस्टल में कौन कौन रहता है? हॉस्टलाइट माशाल्लाह कोई भी नहीं है, यानी सारे घरों को चलेंगे। कुर्बानी चेक करो उनकी। एनीवेज घर पे पढ़ लेना। ठीक है, तो बच्चों अम्मा अब्बा की बड़ी कुर्बानी है, बड़ी उम्मीदें भी हैं, और सबसे कीमती चीज़ वक्त है। हर चीज़ वापस आ सकती है, हर चीज़ वक्त गुजरा हुआ वापस नहीं आता। तो ये एकदम बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये रुकता है ही नहीं। ये मतलब 1 सेकंड अब गुजर गया, अभी वापस नहीं आ रहा, एक और गुजर गया। मेरे बात करते करते 10-15 सेकंड गुजर गए, फजूल जाया हो गए ना। तो आप लोगों ने अपने वक्त को कीमती बनाना है, कोई अटेम्प्ट नहीं लगानी बस आपने। ओके, और आसान बहुत है। जितने पर्चे हैं, फी पर्चा 1 घंटा, चलो डिस्काउंट लग गया, कल मैंने 1.5 बोला था, 1 से 1.25 घंटा, और बताओ 15 से 20 मिनट और डिस्काउंट।
मोबाइल लेस होके पढ़ो तो 1 घंटा भी बहुत है हर पर्चे के लिए। जितने पर्चे रखे हैं उतने घंटे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। आप लोगों ने, मैंने आपको 10-11 घंटे निकाल के दिए थे 3 पर्चे वालों के लिए, 4 वाले के लिए वही 1-2 घंटे, 1 घंटा कम कर लो बस। तो वो आपका टाइम है, सोने का, खाने का, खेलने कूदने का, अपनी ज़िंदगी के अंदर और चीज़ें भी जिंदा रखने का। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर सीए के बाल निकल जाते हैं और ऐनक लग जाती है, वो कुदरती तौर पे होता है, वो कोई सीए का कसूर नहीं होता। ऐसे ना, पता है क्या करते हैं आप लोग, खाम खा बैठे, खाम खा, वो जैसे मैंने कहा था पढ़ने वाले ऐसे पढ़ते हैं कि मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि जो 1 घंटे का काम वो 3 घंटे में करते हैं। अब घर पे और कोई काम नहीं करते, बस पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। सो प्लीज़ 1 घंटा डेडिकेटेड, फोकस होकर पर पर्चा। 2 पर्चे हैं तो 2 घंटे, नहीं इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर पढ़े तो फिर आगे मेरे से जुर्माना ले लेना, नहीं जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन रोज हो, कम हो, रोज हो, 1 घंटा रोजाना। तो 3 पर्चे वाले 3 घंटे, 3 घंटे घर पे पढ़े, 11-12 घंटे आपके हैं, वो आपने अपने लिए रखने हैं, जरूरी हैं, ठीक है। पर 4 वाले बस 2 घंटे और कम कर लें, अपने 12 घंटे की बजाय 11-12 घंटे की बजाय उनके पास 9-10 घंटे आ जाएंगे, बस कोई मसला नहीं, वो भी बहुत है। सो भी, खाओ पियो भी, खेलो कूदो भी, जरूर फिजिकल एक्टिविटी कोई रखो अपनी जिंदगी में, पास हो जाएंगे पर्चे इंशाल्लाह। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कोई मसला नहीं है। चलें अब अगली बात शुरू करते हैं फिर, ठीक है जी। नहीं अभी पूछ लो, इधर से बताओ। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली परचेजेस गुड्स एंड सेल देम, तो उधर आ रहा हूं ना, पढ़ के होंगे। इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस कॉस्ट मे बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस कॉस्ट, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर वो कह रहे हैं मे बी, जरूरी तो नहीं है, लाजमी तो नहीं है, लेकिन वो जुमला लिखने का तरीका था, ठीक है, कि भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हो सकता है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो, तो हो सकता है। तो ये जनरल सी बात है, इसके अंदर कोई मे और मस्ट की कहानी नहीं है। सॉरी, बिजनेस बिजनेस चलाने की सारी कॉस्ट होती हैं, हाँ, इसमें सेलिंग एडमिन भी होते हैं, फाइनेंस, सारी बिजनेस कॉस्ट तो है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर मटेरियल की ये जो चीज़ें खरीदी हैं इनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती ना। कोई चीज़ सस्ती खरीदते हैं लेकिन उसको बेचने के लिए आपके सेलिंग एडमिन खर्चे भी तो ज़्यादा हो सकते हैं ओवरऑल। उससे तो चीज़ आपकी सस्ती सी हो, 10 रुपये का मार्कर खरीदते हो, लेकिन उसको बेचने के लिए आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा आता हो, तो मे नॉट, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, और जी लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, मुझे याद पड़ रहा है कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। बहरहाल डिफरेंसेस पढ़ लिए थे, कहीं 1-2 नंबर के आ ना जाए, इनमें तो कोई मसला नहीं आया। एक बार पढ़ी हुई चीज़ होती है ना, तो अगर 1-2 नंबर का पूछ लेगा तो वो 1-2 रिकॉल हो जाते हैं, ऐसा मसला नहीं है, बस ना पता होना मुश्किल बात। प्रोडक्ट कॉस्ट ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ लिया था, ये वही डेफिनेशन, उसी तरह की डेफिनेशन लिखी हुई जो मैंने आपको लिख दी थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। 3 एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है और FOH। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही चीज़ है। हम कॉस्ट प्रोडक्ट की निकालते हैं और उसकी बेस पे मैनेजरियल डिसीजंस ले रहे होते हैं कि ये चीज़ कितने प्रॉफिट पे बेचें, या इतना प्रॉफिट ज़्यादा करना है तो कितनी चीज़ें मजीद बेचें। ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, अभी तो 105, 7, 10 लेक्चर होने हैं, अभी तो 1-2 लेक्चर्स हुए हैं, तो ये सारा कुछ इसी में ही करना है। तो बुनियाद तो यही है ना, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे, उसी की बेस पे सेलिंग प्राइस बन रही है, उसी की बेस के ऊपर जो है वो आप क्लोजिंग स्टॉक डिटरमिन कर रहे हैं, उसी की बेस पे आप प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, फिर उन्हीं की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, इन्हीं चीज़ों की बेस पे, ठीक है। देखेंगे इंशाल्लाह, हम देखेंगे, तो ये मैं इंशाल्लाह बाद में पढ़ाता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट इन ट्रेडिंग बिजनेस, ये भी बाद में पढ़ाता हूँ, मेरा दिल है कि पहले फॉर्मेट बनाएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितनी तरह की इन्वेंट्रीज हैं, आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। जी 3 तरह की। अच्छा, गलत बोलने पे यहाँ पे कुछ सजा नहीं दी जाती, शुगल शुगल लगा लूँ थोड़ा बहुत तो अलग बात है, लेकिन सजा कोई नहीं देता, ठीक है। तो गलत बताने पे कोई मसला नहीं है, बस कॉन्फिडेंस आता जाएगा इंशाल्लाह, दलेरी से बताया करें। जी 3 तरह की आवाज़ आई है कहीं से, किसने बोला थी जी, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल खरीदा, सारा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो पीरियड के एंड पे जो अनइस्तेमाल्ड पड़ा है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। और
इंटरमीडिएट बेसिकली वर्क इन प्रोसेस को कहते हैं। इसका सही जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो क्या है, वर्क इन प्रोसेस। यानी हमने फैक्ट्री के अंदर एक गाड़ी यहाँ से रॉ मटेरियल एंटर किया और ये फिनिश होकर ये गाड़ी पहुँच गई, दूसरी भी पहुँच गई, तीसरी भी पहुँच गई, और पीरियड एंड हुआ तो एक गाड़ी अभी यहाँ पर पहुँची हुई थी, यानी उसकी अभी टायर लगने बाकी हैं, पेंट होना बाकी है। अब इस पे कुछ मटेरियल लग चुका है, कुछ लेबर लग चुकी है, कुछ ओवरहेड्स लग चुके हैं, तो ये रॉ मटेरियल भी नहीं रहा और ये फिनिश गुड्स भी नहीं बनी। इस इंटरमीडिएट जिसको आप कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। क्या कहते हैं जी? तो 3 तरह की इन्वेंट्रीज हैं हमारे पास, ठीक है। वो कितने गया जी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा इस्तेमाल करने के लिए, अभी कुछ अनयूज्ड पड़ा है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। आपने चीज़ें बना रहे थे, आप चीज़ें बना रहे थे, अभी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, तो ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और फिर जो चीज़ें बन गई हैं और अभी बिकी नहीं है, तो वो फिनिश गुड्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर 3 तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो उसमें सिर्फ एक ही तरह की इन्वेंट्री होती है, वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। ठीक है, ऑनलाइन वाला जाग रहे हो? रोजे में ना ऑनलाइन पढ़ना बड़ा मुश्किल होता होगा, है ना, नींद आ जाती होगी, जगा भी नहीं सकता मैं जाके कैमरे में से घुस के, है ना। जागो। अच्छा, एकदम से आंख खुली होगी कुछ बच्चों की, ओह शुक्र है। अच्छा बच्चों, रॉ मटेरियल बाजार से खरीदते हैं, ठीक है जी, और इसको इस्तेमाल करना होता है। तो रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके इस्तेमाल वगैरह की एंट्रीज, और इसके अंदर बेसिकली 2 टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे। एक हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक IS2 वाला कर रहे होंगे, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी ये इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो यही फिनिश गुड इन्वेंट्री बाहर से खरीदने और ख़रीद के रखने और फिर उसकी डिसीजन मेकिंग है, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो हो रही होगी वो हो रही होगी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये फिनिश गुड इन्वेंट्री की कॉस्ट भी हम निकालते हैं और ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कॉस्ट भी हम निकालते हैं, लेकिन ये हम जाकर निकालेंगे प्रोसेस अकाउंट के अंदर। प्रोसेस अकाउंट का टॉपिक हमें यही सिखाएगा कि हम कोई चीज़ जो बनाते हैं खुद, तो उसको बनाकर अगर हम कंप्लीट करके निकाल देते हैं तो उसकी कंप्लीट यूनिट की आउटपुट क्या, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, और जो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट पड़ा है, तो उसकी कॉस्ट क्या है। रॉ मटेरियल की तो वही है जो आप बाजार से खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम प्रोसेस अकाउंट के अंदर जाकर सीखेंगे। तो ऐसे ज़रा दिल में आया ये थोड़ी सी बात कर दें। तो मैं दो तरह के बिजनेसेस अब आपको आपके सामने लेकर चल रहा हूँ जो हम देखेंगे। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी अकाउंटिंग यहाँ पे नॉर्मली नहीं आती है। ठीक है, सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो फ़ी कंपनी चार्ज करती हैं, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल लेबर वगैरह होता नहीं है। ठीक है, वो मटेरियल ओवरहेड, ज़्यादा ओवरहेड्स होते हैं, लेबर भी होती है, मटेरियल वगैरह नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मशीन लगी हुई है, बच्चे एक तरफ से एंटर हो रहे हैं, दूसरी तरफ से सीए बन के निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या ऐसा भी नहीं है कि आप आए और आपने कल एडमिशन करवाया तो उन्होंने आपको एक शॉपर पकड़ाया, ये पकड़ो, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का शॉपर है, ये पकड़ो, ये MA का शॉपर है, और जाओ। ऐसा तो नहीं है ना कोई शॉपिंग बैग मिल गए हो आपको। तो ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम सर्विसेज दी जाती हैं और ये सर्विसेज के अगेंस्ट फ़ी चार्ज कर रहे हैं आप। तो ये नॉर्मली इसकी अकाउंटिंग यहाँ पर नहीं आती। तो मैं अभी इन्हीं 2 को ही फोकस करूँगा ताकि जो एक आप पढ़ के आए हैं और जो एक अब हम पढ़ने लगे हैं, इन दोनों में ज़रा ब्रिज सा कायम हो जाए। वैसे तो दोनों ही पढ़ के आए हैं आप, चलो नहीं चलो। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऐसे लिख लेते हैं। 2 जो बिजनेसेस हैं जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रेडिंग बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। चलो ना सही तो ना सही। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने ट्रेडिंग बिजनेस का P&L बनाने लगा। सेल्स लेट से ऐसे 385 रुपीज़ की सेल्स, ठीक है जी, लेस करते होते थे आप इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैसे निकाला करते थे, मुझे कुछ याद करा दें थोड़ा सा। ठहर जाओ, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। डेथ पड़ गई है इसको, यू नो द मीनिंग ऑफ डेथ, डेथ पड़ गई है इसको। चल गए जी।
तो ट्रेडिंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए हम करते थे जी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का बच्चों? फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग बिजनेस है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा इसके पास? फिनिश गुड्स का। प्लस इसमें करते थे आप, अब ज़रा मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से लिखने लगा हूँ, परचेजेस की बजाय लफ्ज़ लिख रहा हूँ टोटल परचेज कॉस्ट। कोई एतराज़? टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट जिसके अंदर परचेज प्राइस भी होगी और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी बाकी होंगी। ठीक है जी। तो इसके लिए हम एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, यही असल में आपको सिखानी है। तो ओपनिंग स्टॉक मिसाल के तौर पे 5 रुपए का पड़ा था, ठीक है जी, और क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस हुआ करता है और माइनस करके आप इसको बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। लेट्स से ये 12 रुपए का पड़ा हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ परचेज ये हमने निकालनी, ठीक है। मुझे लगता है इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। असल में पिछले सेशन के एंड पे वन नोट धोखा दे गया। धोखा क्या दिया? कब से बेचारे लिख रहे थे फलां तारीख को हमने इसकी सपोर्ट बंद कर देनी है, आप अपना अपग्रेड कर लें। तो मैंने नहीं किया क्योंकि यही मसला है ना, इस पर हाथ उस तरह से नहीं चल रहा था। एनीवेज परचेज, टोटल परचेज कॉस्ट जो है वो हम निकाल लेते हैं जी। अच्छा जी, अब टोटल परचेज कॉस्ट के अंदर अच्छा मजीद भी इसके अंदर आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ सेल के टोटल के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर मसला चल रहा है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे आपने ले लिया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर लेस करते हैं आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर आप इसमें से माइनस करते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, आप माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। बस ठीक है, अब मैं वो टैक्स नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कहाँ पे जी? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब ये आपका पीएनएल है किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस का। अब मुझे यहाँ पे सिखाना क्या है आपको कि टोटल परचेज कॉस्ट कैसे निकलती है। तो मिसाल के तौर पे हम डेटा ले लेते हैं टोटल परचेज कॉस्ट के लिए। परचेज प्राइस मिसाल के तौर पे 235, ऐसे ही हाइपोथेटिकल डाटा है, ठीक है जी। अब नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप इसमें ऐड किया करते थे, तो मसलन नॉन रिफंडेबल टैक्स 5 रुपये हमने पे किया, इसके लिए ऐड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मसलन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप ऐड किया करते थे, हमारे तक लाने के लिए जो चीज़ों की कॉस्ट पर जो ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है वो भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बना करती है, ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन मसलन ऐसे ही 7 रुपये, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, याद है कुछ ये लफ्ज़? ये जब मैं आपको इंशाल्लाह IS2 वाला टॉपिक यहाँ पे जब कराऊंगा ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, तो ये दोबारा रिवाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसकी कॉस्ट में ऐड हो सकती हैं, क्या नहीं होनी, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी तो ज़रा थोड़ा सा ऐसी बस बुनियाद बना रहा था। तो बताइए जी, टोटल बस काफ़ी है, टोटल क्या कॉस्ट बन गई? 250। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। ये क्या है जी? प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट समझ आई अब? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? यही परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब ये 252 रुपये जो है ये आप ले जाएंगे, अगर ये ऊपर गया तो ऊपर ले जाएंगे, ना गया तो ना सही। बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बस जल्दी से ये फॉर्मेट्स बन जाएं और हम जाएं अपने बोर्ड पे जी। 252 इधर आ गया। अब बताइए कॉस्ट ऑफ सेल्स की क्या फिगर आई? 57, और ये 245 माइनस करें 385 में से, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया?
140। सेलिंग एक्सपेंसेस लेट्स से 22 रुपीज़ के, एडमिन एक्सपेंसेस लेट्स से 38 रुपीज़ हैं, फाइनेंस कॉस्ट लेट्स से 10 रुपीज़ है, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? 70 रुपये का नेट प्रॉफिट। तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग बिजनेस के P&L को बनाकर दिखाया है, और इसमें हमने बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी थी और परचेज प्राइस जो है वो डिटरमिन की है, यानी टोटल परचेज कॉस्ट। अब अगर यहीं पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बता सकते हैं जी? जी बोले, कुछ नहीं होता, बोल दें। परचेज की बजाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, जिसको आप प्यार से कहा करते थे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में निकाला करते थे। तो ये फ़र्क आ जाना यहाँ पे, ठीक है। बाकी फॉर्मेट मेन वही रहना सारा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेल्स, लेट्स से इस बिजनेस ने 525 रुपए की सेल्स की, लेस इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स तो वैसे ही निकलनी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन यहां पे प्लस टोटल परचेज कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि प्लस करेंगे हम यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो लफ्ज लिख रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसकी वर्किंग बनाएंगे, यानी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, और लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। तो आपने इंट्रो में भी इसको पढ़ा था, और FAR के अंदर भी फाइनल अकाउंट्स में आने की वजह से एक आधा सवाल बच्चों ने वहां पे इसका किया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम निकाला करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन्होंने कभी भी जिंदगी में नहीं किया उनको भी समझ आ जाएगी, ये इससे परेशान ना हुआ करें। जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स मसलन 15 रुपए की हैं, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स मसलन 18 रुपए की हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अब हमने निकालनी है, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन कर लेंगे, बाकी ये सारा काम वैसे ही चलना है, ठीक है जी। इससे कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाएंगे, और इसमें से फिर हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच जाएंगे, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਚਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा जी, लेस एडमिन एक्सपेंसेस, लेस फाइनेंस कॉस्ट्स, और हम पहुंच जाते होते हैं जी नेट प्रॉफिट। अब जो चीज़ नई है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना। ज़रा जल्दी से मैंने कहा फॉर्मेट यहाँ बन जाए, कभी ज़िंदगी में फिर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे रेफ़र कर सके। ये मैं घर पे फिर इंशाल्लाह इसको साफ़ सुथरा नोट करके दोबारा से यहाँ पे लिख लूँगा, ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है हमने, असल में रिवीजन उसकी करनी थी असल में। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए जो वर्किंग हम किया करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसको आप कहते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि ये फैक्ट्री में जितने खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पे आने हैं, यानी बेसिकली मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। ये क्या था, टोटल परचेज कॉस्ट क्या था, प्रोडक्ट की तो कॉस्ट थी, लेकिन ये ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट थी। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में ही तो आपको बताया है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है, लेकिन वो फिलहाल रहने दें, जब कभी आएगा तो देख लेंगे। फिलहाल चलो मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेट का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड लेते होते हैं हम, ठीक है जी। डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट आ गई, फिर डायरेक्ट लेबर आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। ये क्या होता है कभी बता दूंगा।
मतलब ये ऐसा खर्चा होता है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट भी हो रहा है, सिग्निफिकेंट भी है टोटल कॉस्ट के हिसाब से, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो एफ में डाल नहीं सकते, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, लोगों को घर बना कर देते हैं, ठीक है। अब आपने घर बनाकर जिस कस्टमर को देना था, उसने जो पेंट का आपको कहा था, तो आपने वो पेंट का कॉन्ट्रैक्ट आगे किसी को दे दिया, यानी सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उस बंदे ने कहा कि आपको 2 लाख रुपया लूंगा और ये घर सारा पेंट कर दूंगा। अब 2 लाख कोई इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट तो नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ बन रही है, तो 2 लाख 2.5 लाख अच्छी खासी कॉस्ट है। अब ये डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, ये डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, तो फिर इसको कहाँ फेंक दें? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना जी। तो इस तरह की कॉस्ट हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मली सवालों में आया नहीं करती, पर फॉर्मेट के अंदर बहरहाल इसको भी रख दिया हमने। तो मिसाल के तौर पे 125 रुपये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारी आ गई, जो कंज्यूम हो गया इस पीरियड में। 75 रुपये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। इसको छोड़ो, इनका जो मजमुआ है उसको क्या कहते हैं, कुछ याद है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसको कहते थे प्राइम कॉस्ट। याद नहीं है बस आपको, भूले हुए हैं थोड़ा सा। कितना आ गया? 200 बन गया, 200, ठीक है जी। तो प्राइम कॉस्ट, और फिर प्राइम कॉस्ट के अंदर आपने एफओएच को ऐड करना है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में जब एफओएच को ऐड कर देंगे तो ये आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बनेगी। क्या बनेगी? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट प्लस इसमें करेंगे आप फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाया करती हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहली आइटम तो यहाँ पे क्या आएगी? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें ना बुनियाद हैं असल में, इनके बगैर नहीं चल सकते। अभी आगे हम एफओएच के चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको एक लिस्ट दी होगी जिसमें डायरेक्ट मटेरियल भी लिखा होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल भी लिखा होगा, और कहेगा एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। अब एफओएच में इनडायरेक्ट मटेरियल आना है, ये भी तो पता होना चाहिए जी। यहाँ से पता होगा तो आगे चल के टॉपिक जो है वो चल सकता है आपका, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मसलन इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई, मतलब स्टोर स्पेयर्स होते हैं, स्टोर स्पेयर पार्ट्स वगैरह, स्टोर्स स्पेयर्स कंज्यूम्ड की फिगर आ गई। स्टोर स्पेयर्स क्या होते हैं? आपने फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी मशीनरी लगाई हुई है, अब उसका कोई नट बोल्ट खराब हो जाए, फैक्ट्री तो उसी वजह से भी रुक जाएगी, छोटे से पुर्जे की वजह से भी। अब आप सारा प्रोडक्शन वगैरह बंद करके आप भागे भागे जाएंगे, जाके आप बाज़ार से वो पार्ट लाएंगे और फिर काम करेंगे, तो प्रोडक्शन तो रुक गई है। तो इसलिए कंपनीज जो हैं ये छोटे मोटे लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स अपने पास, छोटी मोटी मोटरें, नट बोल्ट, वॉशर्स, इस तरह की चीज़ें जो मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए चाहिए होती हैं, ये अपने पास होल्ड करते हैं। तो स्टोर स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम्ड की फिगर भी क्या है? अब ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में तो लगा नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री की मेंटेनेंस में जैसे पार्ट्स यूज हो गए, तो ये क्या है? एफओएच, ठीक है। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे फ्यूल एंड पावर है, उसके बाद मसलन डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, एंड सो ऑन। ये तो अब एंडलेस सी एक लिस्ट है। इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग या इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, वर्कर्स की भी इंश्योरेंस करा लेते हैं हम जी। बोलें बोलें क्या? मैं नहीं बताना है। मसलन 25 रुपये, 12 रुपये, ऐसी रैंडम फिगर्स लेते जा रहे हैं, 8 रुपये, 18 रुपये, 15 रुपये, 2 रुपये वगैरह वगैरह। तो ये सारे का सारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है जी। बोलें 80। इतना कुछ लिख के भी 80 बने। अब इधर देखो, 200 जमा 80 कितना बना? ये 280 कहलाता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। मैं फैक्ट्री कॉस्ट लिखूंगा ताकि इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ आप जो है वो कंफ्यूज ना करें, ठीक है। अब ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी इस पीरियड में इतना मटेरियल लग गया, इतनी लेबर लग गई, इतने ओवरहेड्स लग गए हैं, तो इस पीरियड के अंदर ये फैक्ट्री के अंदर टोटल कॉस्ट इनकर्ड है, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, हम क्या निकाल रहे हैं इस वक्त? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फैक्ट्री कॉस्ट? तो जो चीज़ें अभी बनी ही नहीं हैं, जो चीज़ें अभी इन प्रोसेस हैं, क्या उनकी कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुने ध्यान से, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में उन गुड्स की कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए जो अभी वर्क इन प्रोसेस है? नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट नजर आ रही है, इसके अंदर तो उन प्रोडक्ट के ऊपर भी कॉस्ट लग चुकी है जो अभी इनकम्प्लीट है। जैसे मैंने आपको कहा कि फैक्ट्री के अंदर जो हमने मटेरियल इन कर दिया मशीनों के ऊपर, मटेरियल तो वो कंज्यूम हो गया। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की फिगर आ रही है, इसके अंदर वो मटेरियल भी शामिल है जो उन चीज़ों पे लगा है जो अभी कंप्लीट होकर निकली नहीं है। लेबर ने काम किया, उनको पैसे दिए, तो ये लेबर कॉस्ट टोटल आ रही है फैक्ट्री की जो इस पीरियड में इनकर हुई, तो इसमें उस लेबर की कॉस्ट भी शामिल है जो उन यूनिट्स पे लगी है जो अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट हुए नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही एफओएच उनके ऊपर भी लग चुके हैं जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। अब क्या करें? बात समझ आ रही है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर उन प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इस वक्त शामिल है जो अभी इनकम्प्लीट है। तो हम क्या करें कि ये सही हो जाए फिगर और ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट आ जाए? बिल्कुल जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर सिखाया जाएगा। यहाँ पर तो आपको गिवन होगी, इन सवालों में जब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ते आपको ये कॉस्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट गिवन होगी। ठीक है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट है, हमने देखा कि ये हमारी 2 गाड़ियाँ अभी इनकम्प्लीट हैं। अब हमने इनके ऊपर देखना है कितना मटीरियल लग गया, कितनी लेबर लग गई, कितने ओवरहेड्स लग गए, तो इनकी कॉस्ट निकाल लेंगे। जो कॉस्ट इनकी बनती है उसको इस टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या कर देंगे? माइनस। तो जब हम टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग वाले की कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो वो माइनस करके कहाँ ले जाएंगे? वो बैलेंस शीट में एसेट बनाएंगे। बताया आपको 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं, तो जो बाकी बचेगी वो फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अब एक छोटी सी बात एडिशनल, क्या पिछले पीरियड में अगर कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था तो वो इस पीरियड में सबसे पहले उसने कंप्लीट होना है, तो वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बना होगा। फिर उसके ऊपर मजीद कुछ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगे होंगे, वो भी इसमें शामिल है, तो उसको नहीं निकालना बल्कि वो होने चाहिए। प्लस उसके अंदर वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पिछले पीरियड वाला भी ऐड कर दें जो पिछले पीरियड के अंदर हमने स्टॉक बनाया था, उस वक्त उसको उठा के इधर लें प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम लिखा करते थे, हमारे फॉर्मेट का हिस्सा क्या होता था, हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को ऐड कर देते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, और लेस कर देते थे हम क्लोजिंग स्टॉक। याद आया? कुछ लॉजिक समझ आई है इसकी? चले, तो मसलन ओपनिंग मेरे पास कोई नहीं था और क्लोजिंग मेरे पास 22 रुपये लेट से आ गया, तो अब बताओ आंसर क्या आया? 258 है। ये 258 क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैंने ओपनिंग इसलिए 0 रखा ज़रा अच्छे से आपको समझ में आ जाए ये बात। ठीक है ना, कि 280 तो टोटल इस पीरियड में जो फैक्ट्री में कॉस्ट इनकर हुई हैं वो है। ठीक है, लेकिन जो वर्क इन प्रोसेस है वो तो मैन्युफैक्चर हुई ही नहीं है, तो उन पे जितनी कॉस्ट लग चुकी है वो इसमें से निकाल लो, तो जो बाकी बचेगी वो उन गुड्स की कॉस्ट होगी जो इस पीरियड में मैन्युफैक्चर होकर कंप्लीट होकर निकल गई। और अगर कोई पिछले साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो उसको ऐड कर दो, और उसमें मजीद कॉस्ट इधर पड़ी हुई हैं तो ओपनिंग ऐड हो जाएगा, तो वो क्योंकि इस पीरियड में मैन्युफैक्चर हो गई हैं तो उसको ऐड करना ही था। ठीक है, सही है? चल, अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात और करता चलूँ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो लेनी है ना यहाँ पे आपने, ये क्या लेनी है जी? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है। क्या लेना है जी? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर कैसे निकलती है, कोई बता दे मुझे? बिल्कुल, वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा था, कुछ मैं मजीद खरीद लाया, ये मेरे पास टोटल अवेलेबल फॉर यूज मटेरियल आ गया। अब जितना यूज हो गया वो निकालना है, तो क्या कर लें? क्लोजिंग गिनती कर लें, जो अभी तक यूज नहीं हुआ वो मतलब अभी स्टॉक है, तो वो माइनस कर दो, बाकी कंज्यूम हो गया। तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें कभी कभी निकालना भी पड़ सकता है, तो ऐसे निकाला करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
ये ब्रैकेट में भी आप कर सकते थे, ओपनिंग प्लस परचेज का, तो इसमें मैंने लिख दिया। अच्छा अभी तो देखो ज़रा, तो ध्यान से देखो ज़रा, टोटल परचेज कॉस्ट रॉ मटेरियल, क्या मतलब, ये जो रूल यहाँ नहीं यूज़ किया था, बनी बनाई चीज़ खरीदी थी तो उसके अंदर परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड, डिस्काउंट्स वगैरह लेस, ट्रांसपोर्टेशन ऐड, इंश्योरेंस ट्रांजिट ऐड किया, तो यहाँ पर फिनिश गुड्स खरीदी थी तो यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी एज इट इज़ आ सकती हैं सवाल के अंदर। कोई मसला, समझ आ रही बात? चल, तो मसलन 13 रुपये का ओपनिंग मटेरियल पड़ा था हमारे पास, 150 रुपये का हमने खरीदा, मजीद इसकी वर्किंग करनी पड़ सकती है जैसे यहाँ पे हमने पहले की है, ठीक है। और क्लोजिंग मसलन हमारे पास पड़ा हुआ है 36 रुपये का, ऐसे ही 38 रुपये का कर लो, कुछ भी कर लो, कितना आता है आंसर जी? मेरा ना वन नोट नहीं सही काम कर रहा, चले खैर आज इसका कुछ करते हैं जी। 125, ठीक है जी, 125 बन गया। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपके स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, यहाँ पे भी कंज्यूम की फिगर लेनी है, परचेज की नहीं लेनी। जो अभी यूज़ ही नहीं हुए उसको कैसे एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, जैसे आपने स्टेशनरी के बारे में बचपन में पढ़ा, ठीक है, जो अभी यूज़ ही नहीं हुई है तो उसको तो आप स्टॉक बनाते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। तो एक चौथी किस्म का स्टॉक भी आ गया माशाल्लाह से, ओपनिंग स्टॉक स्टोर स्पेयर्स का, मसलन 4 रुपये पड़ा है, फिर हमने इसमें प्लस करना है टोटल परचेज कॉस्ट को, किस चीज़ की, स्टोर स्पेयर्स की। अब यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें आ सकती हैं, स्टोर स्पेयर्स खरीदने गए तो परचेज प्राइस, को नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो ऐड, ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐड, इंश्योरेंस ट्रांजिट है तो ऐड, और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है तो रिबेट्स है तो लेस। तो सब कुछ सेम, उधर भी ऐसे ही चला, इधर भी ऐसे चला, इधर भी ऐसे चल सकता है, सवाल में आ सकता है, ठीक है। तो ये मसलन 19 हो गया, अब ये कितना बन गया, टोटल 23 हो गया। हमें कितना चाहिए, ओए हो 8 चाहिए था, चलो खैर थोड़ा यूज़ करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक का 15 रुपये रखेंगे तो बाकी कितना बच गया, ठीक है ना, वो 8 मैंने बनाना था ना, तो इसलिए पहले ऊपर 19 लिख दिया ना जी, ठीक है। तो ये कहानी है जी आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देख ले ज़रा, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। ज़रा गुजारा ही हुआ है आज, चलें, गुजारे की जगह दुनिया। तो ट्रेडिंग बिजनेस हो तो आपने कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज निकालनी होती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो आपने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी होती है। ये तो सिंपल है, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ी डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ सकती है आपको, और यही मैं आपको समझा रहा था कल कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री की चार दीवारी में इनकर होने वाली कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट से रिलेट करती है। अब वो डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है या ये नहीं भी है तो एफएच में आ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा उसने बन जाना है, ठीक है। होपफुली अब आपको प्रोडक्ट कॉस्ट की समझ आई होगी। यहां से प्रोडक्ट कॉस्ट निकल कर इधर आ गई, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो देखो 258, अब इसमें से जो अनसोल्ड थी वो यहां से हमने माइनस कर दी और इसको कहां लिख देंगे, जाके बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर। ये हमारा खर्चा नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। लेकिन ये जो पीरियड कॉस्ट है इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, इस पीरियड में इनकर होती है, उस पीरियड के अंदर चार्ज हो जाती है, ठीक है। बताएं जी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 55 है, 55 जी, 525 इसको माइनस करें 270, लेट से 10 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस आए, 12 रुपये एडमिन आए और ये 4 रुपये आए, कितना आ गया, ऐसे बस रैंडम फिगर्स, ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैं आपको सिखा तो वही रहा था, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, कितने गई, सॉरी इधर, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। अब ट्रेडिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और एफओएच, ठीक है। और फिर प्रॉपर हमने सारे का सारा इसका मेथड भी सीख लिया। अब चूंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके सामने बना बैठा हूँ गपशप के अंदर ही सही, तो अब इसके जो सवाल हैं वो भी कर लेते हैं। टोटल को 4 को सवाल हैं किताब के अंदर आई कैप की, ठीक है। 2 मैं आपको बेसिक्स में कराऊंगा सिंपल वाले, और 2 ज़रा मुश्किल वाले हैं, वो इंशाल्लाह हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर करेंगे, क्योंकि असल में ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर का पार्ट है। तो मैं बेसिक्स करा रहा हूँ ना, तो सारा कुछ ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पे हम कल, अब होपफुली कल ही करेंगे,
वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की बाइफर्केशन, एक एक ये भी एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर एक मिक्स कॉस्ट होती है टोटल, जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों पड़ी होती हैं, सेमी वेरिएबल कहते हैं उसको। ये अलग अलग करने का एक तरीका सिखाऊंगा, जिसको हाई लो मेथड कहते हैं। पढ़ा बेसिक्स में रहा हूँगा और आगे कई टॉपिक्स के अंदर उसमें इस्तेमाल होने, क्योंकि हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना होता है इस पेपर के अंदर। जब भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, फिक्स कॉस्ट पे अलग रूल्स लगते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। तो बेसिक्स कोई अलग चैप्टर नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स समझ लें हर चैप्टर के अंदर ही आने हैं। इनको अच्छे से करने के लिए इसलिए इनको अच्छे से करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा जी। थोड़ा आज लेट हुई क्लास शुरू है, थोड़ा अगर लेट ख़त्म हो तो आज माफ़ कर देना। वैसे कोशिश मैं करूँगा 3:30 पे, 3:35 पे जो टाइम है ख़त्म हो जाए। 2 छोटे-छोटे सवाल करने हैं, ठीक है? ताकि ये जो पढ़ा है 10 सवालों के अंदर भी देख लें। अगर ये हिला-जुला तो इसने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया असली मेरा। इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अच्छा जी, अब नोट्स के अंदर आएँ तो नोट्स मुझे दिखाएँ जी। आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लें अपने कैलकुलेटर की। चल पड़ा, ये भी चल पड़ा। डोंट टेल मी। चलें फिर, आपके पास तो नोट्स हैं ना। आप अगर एंड पे आए तो क्वेश्चन 21, तो तरतीब अपनी है, जो चीज़ बात होगी अब वही काम कर लेंगे ना आगे चल के, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। जी, क्वेश्चन 21 आपको नज़र आ रहा है? भाई एक नोट्स मुझे भी दे दो, ये नहीं चल रहा। अब इसको बाद में ही देखते हैं। लें लें। लें जी, नोट्स का पेज नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 21। ये 5 मिनट में करने वाला सवाल है। रिक्वायरमेंट पढ़ें। मेक अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ ब्यूटी मार लिमिटेड, मार्ट होना चाहिए था, चलेगा, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2025। तो आई कैप की स्टडी टैक्स की ये एग्जाम्पल 10 है, चैप्टर 1 जो आई कैप का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। ठीक है, तो सवाल को 2 बार पढ़ना है, मैंने आपको बोला था। और दूसरी बात, सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने, तो रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल को एक बार पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। भाई आईटी वाले भाई को जरा बुलाएं, जरा हो सकता है यहाँ पे नेट कनेक्ट करने से काम हो जाए। हैं, दिया हुआ है नेट, भाई उसके आगे वो मेरी केबल नहीं है, उसे को केबल दे दे फिर। हाँ जी, पढ़ रहे हैं अभी तक?
जी, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, लेट्स सी, मैंने तो भी नहीं पढ़ा, मैं आपके साथ मिलके पढ़ूंगा। पढ़ लिया? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब तरीका वारदात क्या है, फॉर्मेट सामने है ना, पहले फॉर्मेट बनाएंगे, सवाल बाद में देख लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद बनाना होता है फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्यूटी मार्स लिमिटेड एट 31 दिसंबर 25, इन्वेंट्री एट 1 जनवरी 25, तो जाहिर है तीनों ही है। ये जरा थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एरर है, हाँ सही कह रहे हैं, रॉ मटेरियल को भी आगे होना चाहिए था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, 3 तरह की ओपनिंग इन्वेंट्रीज आ रही है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन ऑफिस की भी है, फैक्ट्री की भी है, एडवर्टीजमेंट, फिर इन्वेंट्री क्लोजिंग भी आ गई। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कह रहे हैं कि 70% फैक्ट्री का है और 30% ऑफिस का। अब वही प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट अलग करनी है। उसने हमसे कहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच लेने हैं। अब जब हम आए ऑफिस सैलरीज पर, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस सैलरीज आर एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफिस की, एडमिन एक्सपेंस। फिर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में 70-30 की रेशियो है, तो रेंट और इलेक्ट्रिसिटी 70% फैक्ट्री का और 30% ऑफिस का है। अब मैं पूरा पीएनएल बना रहा होता तो मुझे ये बाकी खर्चे भी लेने पड़ते, क्योंकि पूरे पीएनएल के अंदर तो हमने पीरियड कॉस्ट भी लेनी होती हैं, और उनको जाहिर सी बात है लेना हमें पड़ता पीएनएल के अंदर आगे जाकर। ऐसे ही है, ये यहां पे लिखते जो बाकी है, तो 30% रेंट और इलेक्ट्रिसिटी भी आते और ऑफिस सैलरीज भी आ जाती। लेकिन उसने हमसे, सॉरी इसको फोकस करें, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है। उसने हमसे पूरा पीएनएल तो नहीं मांगा, इवन उसने हमसे कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं मांगी कि हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करके बताएं। उसने सिर्फ हमें क्या कहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो, यानी कि ये वाला काम हमने बस करना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट इज सेलिंग एक्सपेंस बिल्कुल नहीं आएगी, हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगी, तो सवाल पढ़ते हुए देखते जाएंगे। फिर अब फिलहाल तो फॉर्मेट बना ले। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट उसने कहा है कि बना दो, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अब पूरा लिखना चाहिए था, असल में तो हमें लिखना चाहिए था ब्यूटी मार्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, तो लिख लीजिएगा पूरा, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज आएगी जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं नजर नहीं आया, तो इन दोनों का जो टोटल होता है उसको क्या कहते हैं जी, प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। लिख दूं, अच्छा जरा याद होता जाए ये भी, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितने आइटम है पता नहीं, 3-4 तो आ ही जाएंगे, ठीक है भाई। वो नेट तो चला दो, वहां चला दो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मुझे जो नजर आया है उसमें मुझे एक तो रेंट का हिस्सा, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रीसिएशन है, तो 3-4 लाइनें इसके लिए छोड़ दी हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी टोटल करके क्या निकालना होता है जी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। वही फॉर्मेट खाली बना रहा हूँ, ठीक है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस कर देंगे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से हमारी फैक्ट्री कॉस्ट क्या बन जाएगी फिर, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो यही हमसे उसने मांगी हुई है बस। अब ये फॉर्मेट बन गया ना, तो अब मसला नहीं है, सवाल पढ़ते जाएंगे, जो चीज़ जहां की होगी वहां पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। बस स्टार लगा लें रेंट पर और इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि इनमें अपोर्शनमेंट है। तो जब ये हम उठाएंगे ट्रायल में से या बुक्स में से जो डेटा गिवन है इसमें हम उठाएंगे, तो उस वक्त जो है वो हमें इसको अपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो तरतीब से शुरू करते हैं अब जी। सबसे पहले क्या है जी, इन्वेंट्रीज आ रही हैं ओपनिंग, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री ओपनिंग आनी है यहाँ पर, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री आनी है यहाँ पर,
और फिनिश गुड्स की जहां आनी है वो हमसे मांगा नहीं है, उसको इग्नोर कर देंगे। बात समझ आई है? और अगर मुझसे कॉस्ट ऑफ सेल मांग लेता तो फिर मुझे वो भी करना पड़ता। यहां पे भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाए ना, इसी के नीचे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड करें, क्लोजिंग लेस करें, तो यहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल भी निकल सकती है, जरूरी नहीं है कि वहां पे उठा के लेके जाना। सही है? ये समझ आ रही है भाई? पक्की बात है। खोए खोए से हो, परेशान हो, हमसे हसीन होना चाहते हो। अच्छा सॉरी जी, तो रुपीज रुपीज में ही बना दें, खुली जगह यार, खुला बोर्ड, रुपीज। हाँ जी, अब ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है जी? 15,000। ठीक है जी, तरतीब से चलते हैं, आगे जाके परचेज ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब आ जाएगी आ जाएगी। जो डेटा गिवन है फॉरवर्ड बनाने का फायदा ये है कि वो साथ के साथ चीजें उठती चली जाती। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यहां पे आ जाएगा, यहां पे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में आना है, और उसके बाद यहां पे ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000, 10,000 इधर आ गया। नेक्स्ट इज ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। इग्नोर कर दें, मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट से मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और अगर वो मुझसे कहता कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल, तो इसी के अंदर ही हम ओपनिंग फिनिश गुड ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करके यहीं पे कर देते। ठीक है, अगले में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग मांगा हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल अगले में भी नहीं मांगी। चले खैर आगे बढ़े। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यहां पे ले आए, सीधा सीधा गिवन है। और अगर परचेज के साथ कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी होती, नॉन रिफंडेबल टैक्स है जी, ट्रांसपोर्टेशन है जी, इंश्योरेंस है जी, तो छोटी सी वर्किंग अलग से करते और टोटल परचेज की कॉस्ट यहाँ पे ऐड कर देते। ये ब्रैकेट में ही कर लिया करें कंज्यूम की फिगर निकालने वाला काम, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सवाल है, सबसे पहला सवाल जिंदगी का आप कर रहे हैं, इसलिए आसान सा सवाल है, तो 50,000। ठीक हो गया जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, खुद ही बोल रहा है डायरेक्ट लेबर है, सुकून से लिख दो यहाँ पे कितनी? 20,000। डायरेक्ट लेबर इधर आ गई 20,000। तरतीब से चले जा रहे हैं। फॉर्मेट बनाने का फायदा क्या है? सवाल पढ़ रहे हैं, बार बार नहीं चीजें ढूंढ रहे हैं, पहले ऊपर वाली फिगर उठाएं फिर नीचे से जाकर ढूंढने पर इधर करें, नहीं, तरतीब से चलते जा रहे हैं, जो जहां की चीज है उसको वहां पर पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे स्टार लगाए हुए हैं, आपने लगाए हुए हैं ना? क्यों? इधर लिखा हुआ है जी, इस पे अपोर्शनमेंट है, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी अपोर्शन करेंगे फैक्ट्री और ऑफिस के अंदर 30-70 हो सकता है। नेट चल गया है, इसने उठा लिया हो, ये तो हिल ही नहीं रहा, नेट तो चल गया, मुझे लगता है उसने को अपडेट किया है, कुछ मसला है सही अपडेट की वजह से। हाँ लेकिन ये तेज हुआ है, ओपन तो कर दिया उसने, तो चलो अच्छा है। ये हमारे सवाल थे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार लगवाए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी और रेंट पे। ठीक है, क्योंकि ये अपोर्शन करना है हमने इनको 70 और 30 के अंदर। ठीक है जी, तो ये सही रहता है ना, अच्छा लगता है। ये मुश्किल हो रही थी उसमें आप लोगों को। 22,000 और 18,000, हमें इसके 30% से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके 70% से इस वक्त गर्ज है। तो क्या चीज़ है सबसे पहले जी? रेंट। तो रेंट टोटल कितना गिवन है? 22,000, 22,000 इंटू 70% कितना आया? 15,400, 15,400। दूसरी चीज क्या बताई अभी आपने? इलेक्ट्रिसिटी टोटल कितनी है? 18,000। 70% फैक्ट्री का खर्चा हमने लेना है, 30% एडमिन या सेलिंग का जो खर्चा है वो पीरियड कॉस्ट है। अगर पूरा पीएनएल हमसे कहता तो हम वो 30% भी लेकर जाते। ठीक है, बहरहाल अभी तो जरूरत नहीं है। अच्छा ही है, आप फाइनल अकाउंट के अंदर आप ये पढ़ के भी आते हैं। 12,600 कॉस्ट ऑफ सेल जो आप वर्किंग में निकालते थे, सेलिंग अलग एडमिन अलग, तो इसी तरह से बाइफरकेट करते थे ना खर्चों को, तो ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस सैलरीज, क्या करें? इग्नोर, ये सेलिंग एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आना, क्योंकि ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम यूज कर रहे थे, इसमें हमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ऑफिस वाली
इग्नोर कर दें, ये भी एडमिन का खर्चा है। फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन 3000, ये क्या है? फैक्ट्री का खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो फिर क्या है? एफओएच। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री। वैसे 125 बच्चों की क्लास में से सिर्फ 4-5 बच्चे हैं जी, कमाल है। चलो खैर शुक्र है, ये तो आए, रौनक लग गई है जी। जी 3000, ओके। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, दिस इज सेलिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आना। फिर तो ज़बानी कलामी बातें की हमने, ज़रा उलट चला हूँ मैं ऐसे ही चला करता, बेसिकली मेरी तरतीब होती है, मैं सवाल करा के फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। खैर चलें, वो असल में तो कॉन्सेप्ट ही समझा रहा था पीरियड का, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का, तो उसमें फिर बात होती चली गई, फॉर्मेट बनता चला गया। तो मैं कहा चलो अब मेरा प्लान वैसे तो था फिक्स्ड और वेरिएबल अलग करके दिखाने हैं आपको, लेकिन वो फिर उसकी बजाय बात इधर चली गई। तो कल इंशाल्लाह फिक्स वेरिएबल को पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तरतीब चल पड़ी ना इधर को। तो एडवर्टीजमेंट इग्नोर कर दिया, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस रेलेवेंट है, फिनिश गुड्स को इग्नोर करना है। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल इधर माइनस कर दे, कंज्यूम के निकालने के लिए कितना है? 11,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6,000। ठीक है जी, उसके बाद कुछ है जी? फिनिश गुड्स को तो इग्नोर करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए यूज करते हैं, और ये हमने यूज कर लिया, सवाल खत्म। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ गई जी? सिर्फ इसका एक डिब्बा लगा देता हूं मैं, वैसे तो टोटल एक बार भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं जरा ऐसे अलग अलग करके चलना चाह रहा था। चलो पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर निकाल दो। 54,000 प्लस 20,000, 74,000 इज आर प्राइम कॉस्ट। क्या है जी ये? प्राइम कॉस्ट। क्योंकि आप पता है आपको 10 नंबर के एमसीक्यूज भी इसमें आते थे, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बेटा आपके एमसीक्यूज ही तैयार हो रहे होते हैं। एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से नहीं क्लासेस होंगी कि जी आप पहले जनाब 31 जुलाई तक पढ़ लें, 30 जून तक पढ़ लें, फिर अगले आखिरी 15 दिन हम एमसीक्यूज करेंगे। अभी ऐसा नहीं होता। एमसीक्यूज में आईकैप ने पिछली बार ज्यादती ये की थी कि कहते रहे कि हम भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने एमसीक्यूज भेजे नहीं थे, पर्चे में दिए थे। तो मैंने बच्चों को 10-10, 15-15 एमसीक्यूज हर टॉपिक के दे दिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के एमसीक्यूज आराम से हो भी गए थे, कोई ऐसी बात थी नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पर्चा था। होता भी ऐसे ही है अगर पढ़ा हुआ हो तो। ठीक है, एक दो सवाल मुश्किल हों भी तो उससे आपका पास फेल कभी भी डिटरमिन नहीं होता। ठीक है, खैर तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बड़ी अहम होती हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर एक और बात बताऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल अलग कर लो, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड कर दो, तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी ये पढ़ाऊंगा, ये एमसीक्यूज ही तैयार हो रहे होते हैं टॉपिक में, और ये कोई नहीं इस बार पढ़ाना है, हर बार ही ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइम कॉस्ट में इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि ये याद हो हमें। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट 74,000, प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कोई हो सवाल के अंदर। ठीक है, अब 74,000, और अब इसका टोटल करो फैक्ट्री कॉस्ट 31। एक मिनट, इसका टोटल यहां पे तो कर लें पहले। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले जरा एफओएच का टोटल कर दो। अच्छा इसी का था टोटल 31,000। अच्छा अब 31,000 एफओएच है और प्राइम कॉस्ट 74,000 है, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ गई? 105,000। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ऐड किया, क्लोजिंग को लेस किया, और हमारे पास आ गया कॉस्ट 109,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगला सवाल देखते हैं। वो साजी सही हो गया, मुझे लगता है कोई अपडेट फंस गई थी इसकी, है ना? नेट कनेक्ट हुआ है ना, अपडेट हो गई है फिर। हाँ, जब मैं तंग हो लिया, सारा सारा लेक्चर ही मेरा ज़ाया हो गया, है ना? कुछ नहीं ना पढ़ा आज हमने। अगला सवाल पढ़ो जरा, देखते हैं फिर। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग भैया? ओह माय गॉड, अभी तक भी क्लास हमारी फुल कैपेसिटी पे पहुंची नहीं है। 1 घंटा 45 मिनट की क्लास है, 1 घंटा 50 मिनट एहतियातन लिखा हुआ है कि नमाज से आते हुए कभी कभी 1:45 की बजाय 1:50 भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम इंशाल्लाह इफेक्टिवली, मेरी कोशिश यही है कि 1 घंटा
40 मिनट पढ़ते रहे हम, 40 से 45 मिनट, 1 घंटा 40-45 मिनट इंशाल्लाह। इतना पढ़ते रहे तो हमें ना कोई एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई दौड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम आराम सुकून से अपना काम करेंगे, ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। संडे ऑन किए बगैर टाइम पे ख़त्म होगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस ये थोड़ा रमज़ान पैकेज चल रहा है जिसमें थोड़ा कम पढ़ा देता हूँ। फिर दूसरा मसला ये भी है कि रमज़ान में भी अगर मेरे पास आ गए होते फिज़िकल वाले सारे, तो फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देता। तब डर भी लगता है ना, बहुता काम ना दे दो, कहीं ऐसे ही मुंह उठा के ईदों बाद आनते। तो बेसिक्स, अब पता है क्या कहेंगे, बेसिक्स चल रही हैं, कोई नहीं, रिलैक्स माहौल है भाई। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आखिरी लेक्चर में भी यही चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। जितना मजबूत कर लोगे इनको, जितना पक्के पैरों पे आ जाओगे, उतना आपका ये पेपर आसान हो जाएगा। ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सवाल पढ़ो भाई। दिल में आ रहा है ये सवाल करके छुट्टी दूँ, होमवर्क क्या देना है, घर पे होमवर्क कैसे करोगे जाके, रमज़ान है ना बेटा। हाँ, मैं करा के ही भेजता हूँ होमवर्क, ज़ीरो होमवर्क की पॉलिसी पे चलते हैं रमज़ान में, ठीक है। या हल्का फुल्का करेंगे भी तो बहुत छोटा छोटा होमवर्क हुआ करेगा, ईदों बाद फिर इंशाल्लाह। मैंने ये लेक्चर देखने हैं आमिर भाई, और अगर ये लेक्चर की क्वालिटी वो हुई ना जो पिछले की थी इस साइड की, तो फिर आप लोगों की खैर कोई नहीं, बता रहा हूँ। वैसे मैंने इनसे पूछा बच्चों, ऑनलाइन वालों, मैंने इनसे पूछा जो कल लेक्चर लेकर, उनका सब ओके है। तो अच्छी चीज़ देख के बुरी देखे फिर समझ आ रही होती है ना। लेकिन मैंने तो पहली बार ही वही देखा था, तो मुझे नहीं लगा था थोड़ा सा मज़ा आया उसके अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा झाड़ रहा हूँ आमिर भाई। आमिर भाई मेरी चलती रहती है, आप अपना काम करें। आप लोग सवाल पढ़े, मैं फॉर्मेट ना बना लूँ इतनी देर, छुट्टी जल्दी हो जाएगी आप लोगों की, क्या ख्याल है। सवाल पढ़ें आप लोग। किसको रिमूव कर दूं, हैं की हो गया कुड़िए, तेरे मसले नहीं मुकते हैं। क्या नाम है बिजनेस का, HM मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा बस HM ही है नाम उसका, बड़ा नाम है HM। आप पढ़े पढ़े सवाल पढ़े, आपको क्या। ईयर एंड बस मुझे बता दे, 31/5/2025। सवाल पढ़ा आपने, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, हैगा। लेकिन अब सवाल पढ़ के फॉर्मेट बनाने का ये फायदा होता है। अच्छा सवाल है। अब बाकी जो 2 मैंने छोड़े हैं वो इससे निस्बतन मुश्किल हैं, इसलिए वो उसी टॉपिक में ही करेंगे, क्योंकि बुनियाद बना रहे हैं ना अभी तो हम। लेकिन जिसको ये आते हैं उसके लिए वो भी कोई मसला नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर HM मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। परचेज रॉ मटेरियल की आ रही है, परचेज रिटर्न भी आ गई, कोई मसला नहीं, नेट कर देंगे, ठीक है। फिर कैरेज इनवर्ड,
नहीं बेटा, कैरेज इनवर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परचेज की कॉस्ट में ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारे पास चीजें लाने का किराया, और कैरेज आउटवर्ड होता है सेलिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरीज। अच्छा, ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरीज हैं सारे के सारे ही क्या FOH, फैक्ट्री के खर्चे हैं ना। लेकिन वो अलग बात है कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस को 80-20 करना है, तो ये रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस जो है वो 80% हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, सही है। और फिर फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी भी 80% होगी, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर है, उसकी तो सारी सैलरी है वो FOH है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, और फैक्ट्री का खर्चा है तो क्या है FOH। पक्का हुआ आप कुछ? ये पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट सब पक्का हो गया ना। ये पक्का होगा तो फिर मैं आपको फिक्स और वेरिएबल कराऊंगा ना कल इंशाल्लाह, वो भी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑफिस सैलरीज, इग्नोरे, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस FOH, फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग इग्नोरे, डेप्शन ऑन मशीनरी FOH, स्टॉक्स एट 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक आ गए तीनों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है क्लोजिंग स्टॉक है, और बस ये तो पहले ही पढ़ लिया। ये तो आसान ही सवाल है, मुश्किल तो कोई नहीं है। चले, मेरे ख्याल में एक वर्किंग छोटी सी शायद करनी पड़ जाए, वो कॉस्ट ऑफ परचेज रॉ मटेरियल निकालने की, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम। फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दिया है, ज़रा प्रॉपर कर लिया, इसको नाम लिखा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस भी था लिख लिया, और प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर FOH 7-8 लाइनें खाली छोड़ दी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या देता, तो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड भी इसी के नीचे एडलेस कर देते। ठीक है, अब तरतीब से शुरू कर देते हैं जी। सबसे पहले क्या है जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हमने निकालना है ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके, ऐसे ही है। लेकिन परचेज की फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रुपीज थाउजेंड्स में है डेटा, तो रुपीज इन थाउजेंड्स हम कर लेते हैं जी इसको। ओके, और यहां पे हम वर्किंग नंबर 1 कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। ठीक है जी, जरा एक वर्किंग और ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, ले जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 450, रिटर्न माइनस कैरेज ऐड, ब्रैकेट में भी हो सकता था लेकिन बस ठीक है, वो कितनी को ब्रैकेट गंद मार दे, बस मैंने इसलिए अलग कर दिया। तो परचेज प्राइस कितनी है जी 450, इसमें परचेज रिटर्न है कितनी 18, ओके, थोड़ा सा ही फर्क था यार वैसे। और कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन क्या है जी, ऐड होगा ना जी, कितना 10, टोटल कर लेते हैं, एंड में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बल्कि और तो कुछ नहीं था। ठीक है, इसका टोटल कर लो, बोलो 442। अब इधर देखो, ओपनिंग स्टॉक की जगह हमने छोड़ दी प्लस 442। अब एग्जामिनर को बताना है ये आपने कहां पे निकाला है, तो वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस 400 और 60 सीधे सीधे चले जाएंगे। इतना सीधा सवाल था यार, ये होमवर्क ही हो जाता था जी। 400 और 60 डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, यहां से हम निकाल लेंगे अपनी प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट, उसके बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इन तीनों को 80-20 करना है। 80 फैक्ट्री का, 20 एडमिन का। एडमिन से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल हमारा, तो 80% इन तीनों का लेते जाइए। सबसे पहले क्या है जी, रेंट, टोटल क्या है रेंट 35 इंटू 80%, आंसर बहुत ही बाहर चले गए हम वैसे, इतना भी क्या रश, दूर आना पड़ेगा बार बार, अभी तो मौका है। अच्छा जी बच्चों, नहीं रेंट कितना 28। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी टोटल इसका 80%। अब ये मुश्किल सवाल होगा तो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएंगी रेशियो सारे की परसेंटेजेस, और 3-3 4-4 किस्म की चीजें आ जाएंगी और क्या होना। ठीक है, पर बुनियाद वही बनी हुई है कि फैक्ट्री का खर्चा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, और नहीं है तो नहीं बनेगा। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर फिर 3 तरह की कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसके अलावा वाला। तो एफओएच भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है, बाहर नहीं चला जाता। ठीक है ना, तो ये इसलिए जरूरी था इसको साथ ही कराना जी। 36। नेक्स्ट तीसरा इंश्योरेंस था। टोटल क्या है इंश्योरेंस, तो सेम ही आ गया। चलो कुछ कैलकुलेशन मुझे भी करने दिया करो, आप कहोगे सारी हमसे करवाता है, 36 मैं खुद कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे नहीं जाना। फैक्ट्री सुपरविजन सैलरीज सारी की सारी एफओएच, सुपरवाइजर सुपरविजन जो भी लिखना है, सैलरीज कितनी जी 65। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस और फैक्ट्री क्लीनिंग, ये दोनों भी एफओएच है। इनडायरेक्ट वेजेस कितनी 13, और उसके बाद फैक्ट्री क्लीनिंग 50, पता नहीं कितने ने पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जगह खत्म होने को आ गई। डेप्रिसिएशन ऑन मखाइनरी 90, सवारी 90 ना 90, स्पीड सिर्फ 90। नेक्स्ट क्या है, अभी ओपनिंग आया है, अच्छा वो ओपनिंग की तरह मैंने कहा ये ओपनिंग है जी। तो रॉ मटेरियल 110 है, वर्क इन प्रोसेस 55 है, फिनिश गुड्स को छोड़ दें। ओपनिंग कितना जी 110, और वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग कितना जी, यहाँ पे इंशाल्लाह हम एफओएच निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे, और उसके बाद कितना जी 55 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश उसको छोड़ दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ क्या है 3 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है 140 माइनस कर दिया इधर, फिर वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कितना है 75, और फिनिश गुड्स को छोड़ दिया। ठीक है जी, सवाल तो खत्म है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 412, प्राइम कॉस्ट क्या आ गई 872। अच्छा अभी तो देखो ज़रा, ये एफओएच का डिब्बा मैं अलग बना दिया करता हूँ ज़रा। ठीक है जी, तो एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं 318, जिसको उर्दू में कहते हैं। अब 318 प्लस 872 1190 प्लस 55 माइनस 75 1170। सौती हालात को तो खामोश कर लें। अच्छा कहानी खत्म। तो ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कल फिक्स वेरिएबल करेंगे। होमवर्क कोई नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिएगा, बस आते रहिएगा। ज़िंदगी अगर रह गई तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।